जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अभी फिजिक्स क्लास 10th 2024 मिशन पर हैं। तो थ्योरी तो हो चुकी है ना। इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। इससे पहले हम लोग 25 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी कर चुके हैं और बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग आगे करेंगे, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल हम लोग चैप्टर का हर एक चैप्टर का लगभग 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन का टारगेट रखे हुए हैं। और फिर जैसे ही फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम लोग पूरे चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन भी लेकर के चलेंगे, है ना। फिजिक्स का पूरा चैप्टर का मिक्स लेकर के चलेंगे। तो जो आप लोग जो है जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएंगे, है ना। और आप नंबरिंग कर लीजिएगा कि हाँ 26 27 28 जो भी है नंबरिंग लिख करके फिर मेरे जवाब देने से पहले आप लोग पहले उसका जो है सॉल्यूशन ABCD जो ऑप्शन सही आपके हिसाब से होगा उसको कॉपी में लिख लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त हो सकता है, वह कौन सा दर्पण होगा, ठीक है दोस्तों। क्या बोला कि किसी भी दूरी पर अगर हम वस्तु को रखते हैं दर्पण से किसी भी दूरी पर तो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास केवल समतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, समतल अथवा उत्तल दोनों और अवतल दर्पण। तो देखिए केवल समतल में हमने बताया है आप लोगों को कि इसमें क्या होता है कि समतल दर्पण में भी क्या होता है काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनती है, ये बात हमने बताया था, ठीक है। उत्तल दर्पण में भी क्या होता है काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनती है। इसका मतलब दोनों का दोनों आंसर सही होना चाहिए। तो दोनों तो एक साथ नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो देखिए दोनों साथ में दिया गया है ना, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण कौन सा होगा। क्वेश्चन फिर से सुनिए क्या बोला गया है कि यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए हमने 3 दर्पण के बारे में पढ़ा है, एक समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण में हमने क्या पढ़ा है कि समतल दर्पण में हमने पढ़ा या ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में हमने पढ़ा है कि प्रतिबिंब जो बनती है वो हमेशा वस्तु से छोटा होती है, सीधा होती है, काल्पनिक और दर्पण के पीछे होती है। अगर अवतल दर्पण की अगर हम लोग बात करते हैं तो अवतल दर्पण में जगह के हिसाब से होता है कि किस जगह पे हम वस्तु को रखें हम, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि वस्तु बराबर भी बनती है, छोटा भी बनती है, बड़ा भी बनती है, काल्पनिक और आभासी भी बनती है। तो हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है कि आकार जो होना चाहिए प्रतिबिंब का वो बराबर होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए तो होगा नहीं क्योंकि हमेशा छोटा बनता है। और ऑप्शन बी की बात करते हैं इसमें यहाँ बनता है मतलब जगह के हिसाब से बनता है। इसका मतलब क्या है हमारा आंसर जो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है कि समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होगा कि प्रतिबिंब जो होगी वो हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, बढ़िया से ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है कि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के, मतलब क्वेश्चन ये है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब जो है बड़े आकार का प्राप्त हो, है ना। तो देखिए अगर हम वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वक्रता केंद्र पे जो है प्रतिबिंब बड़ा नहीं मिलता है। वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब क्या होती है वक्रता केंद्र पर और वस्तु के आकार के बराबर होती है, ठीक है।
वक्ता केंद्र और फोकस के बीच की अगर हम लोग बात करते हैं तो वक्ता केंद्र की बात कर लीजिए फोकस के बीच में, ठीक है। तो वक्ता केंद्र और फोकस, यहाँ पे हमारा ये फोकस है और यहाँ पे क्या है, वक्ता केंद्र है। और इसके बीच में आप वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो होती है कहीं यहाँ पे बनती है, ठीक है, यहाँ पे बनती है और शायद बड़ा होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के, अच्छा चलिए और देख लेते हैं। वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है, ठीक है। वक्ता केंद्र से परे, वक्ता केंद्र से परे का मतलब यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे छोटा हो जाएगा, और फोकस के अंदर, तो फोकस के अंदर में भी बड़ा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला बात है ना, कि ऑप्शन नंबर जो देख लीजिए वक्ता केंद्र फोकस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ऑप्शन नंबर फोकस के अंदर जो ऑप्शन नंबर ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या होता है, प्रतिबिंब जो है बड़े आकार का बनता है, ठीक है ना। हाँ, इसमें अगर ये दे देता आभासी प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब तो कन्फ्यूजन हमारा दूर हो जाता है ना। तो अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में होगी, तब पर भी बड़ा बनेगी, है ना। वस्तु से बड़ा ही बनती है यहाँ पे भी, और फोकस के अंदर हो तब भी बड़ा बनती है। दोनों का आंसर हम लोग अलग कब कहते हैं, जब अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहता कि भाई तब बड़े आकार का और वास्तविक की अगर बात करता, वास्तविक की बात करता तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता, और काल्पनिक की अगर बात करता तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता दोस्तों, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 29 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बन प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है, ठीक है दोस्तों। एक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए, मतलब उत्तल दर्पण द्वारा जो बनेगा प्रतिबिंब उसके लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। असत्य पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं, असत्य होता है सत्य होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है और कुछ समझ के मार देते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगी उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्या होगी, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है, पहला ऑप्शन दिया है कि प्रतिबिंब सीधा बनती है, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है ना। प्रतिबिंब जो होती है सीधा बनती है, हम लोग भी जानते हैं। अच्छा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा आकार में छोटा बनता है, ये बात भी सही है ना। प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के आकार में हमेशा छोटा बनती है। फिर आगे है प्रतिबिंब वास्तविक बनती है। भाई साहब यहाँ पे गाड़ी फंस गई है ना, प्रतिबिंब जो है वास्तविक नहीं बनती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसी होती है, काल्पनिक होती है। तो अब हमको दूर नहीं जाना है, मेरा आंसर यहीं पे मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है ना। ऑप्शन नंबर डी को भी एक बार देख लेते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अब आगे बैठते हैं हम लोग। अगर दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, है ना। गोलीय दर्पण का ध्रुव लेना है, गोलीय दर्पण का ध्रुव ये है ना, यहाँ पे होता है गोलीय दर्पण का ध्रुव, और यहाँ पे क्या होता है, वक्ता केंद्र होता है। तो इसके बीच की दूरी क्या होती है, तो P और C के बीच की दूरी जो होती है वक्ता त्रिज्या यानी R कहलाती है, इसको हम R से डोनेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए बोला है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है फोकस दूरी। भाई साहब फोकस दूरी जो है वो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं, और वक्ता त्रिज्या इसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। वक्ता त्रिज्या इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है, और दोस्तों थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार और बढ़िया से ऊपर की तरफ। तो 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देख लीजिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। कौन सा कथन सत्य है मतलब सही है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग देख रहे होंगे तो पहला ऑप्शन क्या बोला कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्ता केंद्र कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है ना। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्ता केंद्र नहीं कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं जी, ध्रुव कहते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधी होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधी नहीं होती है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होती है, उल्टा होती है, जो कि ये भी क्वेश्चन जो है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या आर उसकी वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि वक्ता त्रिज्या आर जो है वो फोकस दूरी की आधी नहीं बल्कि क्या होती है, दुगनी होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। आवर्धन का मान ऋणात्मक, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल हमारा सही जवाब है ना, कि आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। और बहुत बार इससे भेंट मुलाकात हम लोग कर चुके हैं कि ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव का मतलब उल्टा, उल्टा जो है वास्तविक प्रतिबिंब होती है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 32 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। असत्य का मतलब गलत खोजना है, ठीक है दोस्तों। जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तब वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। तो दोस्तों असत्य यानी गलत खोजना है, तो हम लोग देखते हैं। तो हमने थ्योरी पढ़ाया है कि जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है, देख लीजिए यहाँ पे बना लेते हैं ऐसे। जब कोई किरण गोलीय दर्पण की फोकस, यहाँ फोकस है तो फोकस की दिशा में जब ऐसे आपतित होती है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फोकस की दिशा में आपतित होती है तब वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर मतलब ऐसे निकल जाती है। देखिए दोस्तों, तो ये जो मैंने पढ़ाया है और ये जो है बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन ए नंबर क्या है हमारा, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन बी देख लेते हैं। हाँ लेकिन हमें क्या है, गलत खोजना है ना, असत्य खोजना है, हमको ध्यान रखना है, हमको असत्य खोजना है। जो किरण गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र की दिशा में दर्पण पर पड़ती है वह परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है। चलिए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे वक्ता केंद्र सी है और यहाँ से देखिए जैसे इसको हम डालेंगे ऐसे तो ये जाएगा ऐसे और फिर वापस उसी पथ पे वापस लौट जाती है, ठीक है ना दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ऑप्शन बी जो है वो भी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, जबकि हमें क्या है, गलत खोजना है, ठीक है। चलिए अवतल दर्पण द्वारा वस्तु जो है केवल वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। यहाँ पे गाड़ी आके अटक गई है हमारी, ठीक है, कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाने की क्षमता रखता है कौन, अवतल दर्पण, है ना। इसका मतलब मेरा आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे 33 नंबर की तरफ, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो 33 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण इसकी वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण क्या होगी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया है ना, कि किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण क्या होगी। चलिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरेगी। नहीं दोस्तों ये बिल्कुल गलत जवाब है, कि जब हम लोग आपतित किरण की उसके वक्ता केंद्र से होकर गुजारेंगे ना तो वो उसके ध्रुव से होकर नहीं गुजरेगी। फिर है कि पूर्व पथ पे लौट जाएगी, ये सही जवाब है ना, पूर्व पथ पे वापस लौट जाती है, मतलब उसी पथ पे वापस लौट जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। फिर भी हम लोग ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी। दोस्तों ये भी गलत जवाब है ना, दर्पण के फोकस से होकर कब गुजरती है, जब हम लोग प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण को दर्पण की तरफ डालते हैं तो दर्पण से परावर्तित होकर
फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, मतलब प्रधान अक्ष के समानांतर डाली गई किरण, है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर भी नहीं होगी। क्यों? मुख्य अक्ष के समानांतर कब होती है? जब हम लोग प्रकाश की किरण को फोकस की दिशा में आपते हैं तब वो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है ना। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 33 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत है। गलत कथन को खोजना है, गलत होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। देखिए दोस्तों, शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक के साथ हमेशा क्या करना है? उल्टा जोड़ना है, और काल्पनिक के साथ हमेशा क्या जोड़ना है? सीधा। तो इसका मतलब ये वाला जो है ऑप्शन सही है, लेकिन हमें क्या है? ऑप्शन गलत खोजना है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों जो ये जो ऑप्शन हमारा है वो सही जवाब मतलब गलत है ना। गलत मतलब सही है। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए सी को देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आभासी प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधी बनती है, ये भी सही जवाब है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है दोस्तों। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। ठीक है, तो किस दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिलेगा इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए की हम लोग बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोला है कि समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिलता है। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। अवतल दर्पण द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं? आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। और अवतल दर्पण की खासियत है कि इसमें आभासी और काल्पनिक दोनों मिलता है। ठीक है, चलिए ये भी सही है। उत्तल दर्पण द्वारा, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। हमेशा छोटा और काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक मिलता है। इसका मतलब तीनों टाइप के जो दर्पण है उसमें क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को भी देख लेते हैं, यहीं पे पास में है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा, है ना, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। हमें वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, तो किस दर्पण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बोलता है समतल दर्पण द्वारा। दोस्तों समतल दर्पण द्वारा हम हमेशा क्या करते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। वो वस्तु की अपेक्षा सीधा होती है और बराबर होती है। तो ऑप्शन हमारा जो है ए गलत है। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों प्रकार के दर्पण मिल सकते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए और ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी कहता है उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब। गलत बात है, और इनमें से तीनों को तो हटा ही दीजिए। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वस्तु से छोटा होना चाहिए और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखते हैं समतल दर्पण लिखा हुआ है ऑप्शन ए में। तो समतल दर्पण तो जो होता है वो आभासी प्रतिबिंब तो बनाता है, लेकिन वो वस्तु से छोटा नहीं होता है। क्यों? वस्तु से छोटा उसमें नहीं होता। उसमें क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होती है? वस्तु के बराबर होता है, हमेशा बराबर बनता है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अवतल दर्पण द्वारा। तो अवतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनती है, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब जो बनती है वो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनती है वो बड़ा होती है ना, छोटा नहीं होती है। इसका मतलब ये भी गलत। अब हम लोग आते हैं उत्तल दर्पण द्वारा। तो उत्तल दर्पण द्वारा हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है और क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा ऑप्शन जो है 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अब ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी समतल अवतल दोनों बोला है, तो ये भी गलत है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर बनता है। ठीक है ना, केंद्र पार लिखा हुआ है दोस्तों, मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमें ना
तो कहाँ पे स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर बनता है, ठीक है ना। तो कहाँ पे रखेंगे, तो अवतल वक्ता केंद्र पे बनना चाहिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अगर दर्पण के बिल्कुल पास में अगर वस्तु को रखते हैं, है ना, अगर दर्पण के बिल्कुल पास में रखने का मतलब क्या, या तो ध्रुव होगा या ध्रुव के थोड़ा सा हट करके। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं भी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण जो प्रतिबिंब जो होती है वो दर्पण के पीछे बनती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी हम लोग पढ़े हैं कि वक्ता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बन। और क्वेश्चन शायद हमारा यही है कि वास्तविक प्रतिबिंब और वक्ता केंद्र पर बनना चाहिए। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फोकस पे अगर रखेंगे हम लोग, मान लीजिए फोकस पे अगर हम रखते हैं तो अनंत पे बन जाता है, तो ये भी गलत है। अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बन जाएगा, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन हम लोग 39 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु से बड़ा होना चाहिए और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब हमको चाहिए, तो वस्तु से बड़ा भी होना चाहिए और आभासी भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है कि अवतल दर्पण, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण ही वो दर्पण है जिसपे क्या होता है कि वस्तु से बड़ा होता है और आभासी प्रतिबिंब होता है। अच्छा, ऐसे कहाँ रखने पर होता है, तो दोस्तों याद रखना है कि ध्रुव और फोकस के बीच में रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए ऑप्शन नंबर बी भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जो होता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है, छोटा बनती है, सीधा बनती है ना, हमेशा सीधा बनती है। वस्तु से हमेशा छोटा और काल्पनिक होती है। और कहाँ बनती है, तो वहाँ पे ध्रुव और फोकस के बीच बनती है, ये हमारा गलत हो जाएगा। समतल दर्पण वस्तु के बराबर बनेगी और काल्पनिक होगी और वस्तु के बराबर भी बनेगी, ठीक है। वस्तु के बराबर दर्पण के पीछे काल्पनिक होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 40 नंबर में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों क्या कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है केवल आभासी प्रतिबिंब। नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। केवल आभासी प्रतिबिंब इसमें नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है केवल वास्तविक प्रतिबिंब। तो दोस्तों ये बात भी गलत है, ठीक है। केवल वास्तविक भी नहीं बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा जो है आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों टाइप का बनता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी में ए और बी दोनों, यानी दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो। ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा। अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच होनी चाहिए। तो ध्रुव और फोकस के बीच होगी तो क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं हम। लिखा है वास्तविक और बड़ा। तो दोस्तों ध्रुव और फोकस के बीच में वास्तविक नहीं बनता है ना। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो ऐसे ही चला गया। अब बारी है आभासी और बड़ा और आभासी और छोटा। तो दोस्तों आभासी प्रतिबिंब बनेगी और छोटा बनेगी, वो होता है उत्तल दर्पण में हमेशा, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 42 की तरफ हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है कि एक गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। एक गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों यहाँ पे जो है गाड़ी अटक गई है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है। एक गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए दोस्तों गोलीय दर्पण से देखिए आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आकार में बड़ा भी बनता है, आकार में छोटा भी बनता है ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिस टाइपिंग हो गई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है वो देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है। चलिए तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, एकदम बिल्कुल सही जवाब है।
समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। देखिए दोस्तों, समतल दर्पण जो है अवशोषक का मतलब होता है अपने पास में रख लेना, मतलब उसको सोख लेना, है ना। अवशोषक का मतलब क्या होता है, उसको सोख लेना। और समतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश किरण को सोखता नहीं है, बल्कि क्या करता है, उसे परावर्तित कर देता है। इसका मतलब जिस आंसर की तलाश थी हमें वो यही है कि समतल दर्पण प्रकाश का अच्छा अवशोषक नहीं है, क्या है, अच्छा है, परावर्तक है ना। अच्छा चलिए, ऑप्शन नंबर सी कहता है प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है, बिल्कुल सही जवाब है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही जवाब है। ठीक है, मतलब सही है, लेकिन हमको गलत खोजना था, तो गलत खोजने के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। चलिए 44 में देख लेते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है। ठीक है, जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा ही भाग पार हो सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए कहता है, ऑप्शन नंबर ए कहता है पारदर्शी। तो दोस्तों पारदर्शी का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की मात्रा आर पार आसानी से हो जाए, उसको पारदर्शी कहते हैं। पारभासी का मतलब होता है कि जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही आर पार कर सकता है या पार हो सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अपारदर्शी का मतलब पार नहीं करेगा। वाटर पेपर जो है पारभासी का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है आपतन कोण किसे कहते हैं, यानी आपतन कोण होता क्या है। तो दोस्तों पढ़ाते टाइम हमने बताया इस सब डिटेल में। जिन दोस्तों को थ्योरी चाहिए तो वो जाकर के वीडियो देख लें, है ना। पढ़ा दिया गया है पूरा, और पूरे में स्टार मार्क भी लगा दिया गया है कि कौन कौन सा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव तो मैं करा रहा हूँ, है ना, सब्जेक्टिव के लिए वो वहाँ पे करवा दिया गया, स्टार लगा दिया गया, उसको कंठस्थ कर लेना है। संभावना है कि उसी से क्वेश्चन आएगी। ठीक है, और हम लोग 2024 के मिशन पे आए हुए हैं, 2024 को एकदम तोड़ फोड़ करके रख देना है ना। चलिए, और क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर एक कहता है कि आपतित किरण, है ना, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के बीच बना कोण। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग पिक्चर ऐसे करके और ऐसे करके। ठीक है, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये बीच में अभिलंब हो गया, यहाँ पे आपतन बिंदु हो गया। तो कहता है कि आपतित किरण, है ना, आपतित किरण ये वाला और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये वाला। ठीक है, ये दोस्तों देखिए, और इसके बीच में जो ये कोण बना हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। मतलब हमारा ऑप्शन जो है पहला जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही हो गया। ठीक है लेकिन चलिए बढ़ते हैं आगे। आपतित किरण समतल दर्पण के सतह के बीच में बना कोण, बिल्कुल गलत जवाब है। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा अभिलंब के बीच बना क्या होता है, परावर्तन कोण होता है, जो कि भी गलत जवाब है। और परावर्तित किरण और समतल के सतह दर्पण के सतह के बीच, समतल दर्पण के सतह के बीच बना कोण, तो ये भी हमारा गलत जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग बढ़ते 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है दोस्तों कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन वाले हैं। ठीक है ना, आप लोग अपने हिसाब से आंसर लगा लीजिएगा कि कौन सा होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, देखिए ये जो है ना कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और कम्पिटिटिव एग्जाम में फंसता भी है। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने एग्ज़ाम दे करके आया, तो उन्होंने हमको पूछा हमसे कि विक्रम थोड़ा बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमने बोला कि इसका तो आंसर 0 होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अरे हम तो 90 मार के चले आए। तो भाई वो गलत हो गया था। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ना है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। देखिए ऐसे लंबवत इसको डालेंगे, तो लंबवत डालने का मतलब आएगी और उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो हमसे परावर्तन का कोण पूछा है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए परावर्तन का कोण क्या होता है। आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का ना होता है, बोलिए इसके बीच का होता है। हम लोग यहीं से ना मापेंगे, लेकिन दोस्त क्या करता है, कुछ लोग यहाँ से माप लेते हैं इसे, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ से नहीं माप पाएगा। अभिलंब देखिए यहीं पे है, और आप और यहाँ पे परावर्तित किरण भी यहीं पे है। जब दोनों एक दूसरे के ऐसे पैरेलल या उसके ऊपर होते हैं, तो उसके बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, और ये हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है ना। बाकी ये वाला सब क्या है,
ऑप्शन तीनों गलत है। क्वेश्चन यहाँ पे दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। दोस्तों देखिए, दो समतल दर्पण है, दोनों को एक दूसरे को ऐसे हम रख देंगे ना, तो कहता है यहाँ पे एक बनना चाहिए। बिल्कुल गलत जवाब है, एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, चार नहीं, यहाँ पे अनंत बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग सैलून में कभी न कभी गए होंगे, बाल कटवाई होंगे, तो सैलून में जब जाते हैं तो देखते हैं कि सैलून में आगे पीछे दोनों क्या होता है, शीशा लगा हुआ था। अगर दोनों को पैरेलल लगा दिया जाए तो दूर दूर तक क्या होगा, आपका पिक्चर बनता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ढेर सारा पिक्चर आपका बनता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप लोग शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चैनल नाम मोटिवेशनल मंदिर है ना, तो उसको अपना देख लीजिएगा। चलिए, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान बताइए। देखिए दोस्तों, विचलन का मान होता है जैसे आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछा जाता है ना। तो जैसे मान लीजिए आपतित किरण हम लोग ऐसे रखे, परावर्तित किरण ऐसे है ना। देखिए तो एक दूसरे का क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल का कोण बना है बताइए, कितना कोण बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ तो जीरो बनेगा नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, ये गलत है। यहाँ पे जो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 48 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किसी समतल दर्पण है ना, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है। चलिए, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है। दोस्तों फोकस दूरी हम लोग गोलीय दर्पण में पढ़ा है ना, गोलीय दर्पण में हमने पढ़ा जो फोकस दूरी होता है। यहाँ पे समतल दर्पण में पूछ लिया तो भाई गलत कर दिया है ना। तो चलिए, लेकिन कोई गलत नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन जो है सही है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जितने सारे वृत्त यानी गोला जो बना हुआ है या वृत्त जैसा जो बना हुआ है वो सब क्या है, एक समतल दर्पण से मिलकर के, मतलब एक समतल सरल रेखा से मिलकर के बनी हुई लाइन है। ठीक है ना, अगर ये देखिए एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, एक लाइन है, इसको हल्का हल्का टेढ़ा करते जाते हैं ऐसे तरफ, तो देखिए क्या हो रहा है, तब ये जाके गोलीय दर्पण जैसा बन रहा है ना। तो इसकी जो फोकस जो होती है ना अनंत होती है। ठीक है ना, इसकी फोकस क्या होगी, अनंत, इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है वो देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है 12.5 सेंटीमीटर है, उसके वक्रता त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों वक्रता त्रिज्या पूछा गया, वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, 2f होता है कि नहीं होता है, बोलिए, आर बराबर 2f होता है। तो देखिए 2 गुने और f का मान हमारे पास 12.5 है, 12.5 का मतलब 12.5 है, 12.5 को दूसरे गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर ए क्या है 6.25 है, जो कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये भी क्या है 12.5, तो 12.5 तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग क्वेश्चन 50 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लगभग लास्ट ही क्वेश्चन समझिए, और अभी 50 ही करवा दे रहे हैं ना। ठीक है ना, फिर हम लोग जैसे ही चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिजिक्स का जो है ना पूरा चैप्टर मिक्स कंबाइन करके हम बताएंगे। मतलब कुछ चैप्टर प्रकाश के परावर्तन से रहेगा, कुछ क्वेश्चन प्रकाश के अपवर्तन से रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपका मानव नेत्र, मतलब सारा उसमें मिक्स करके 40 हम लोग सुपर 30 के नाम से एक टेस्ट सीरीज जैसा स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का, जो 2024 का मिशन के लिए रहेगा। और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हर एक चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन करवा दिया जा रहा है, 50-50 क्वेश्चन भी बहुत है, और पूरा फिजिक्स होने के बाद फिर हम उसको करवाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा फार्मूला और मूला के चक्कर में नहीं पड़ना है, खाली पिक्चर बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए तो देख लीजिए, यहाँ पे ये अवतल दर्पण हमने बना दिया। ठीक है, ये अवतल दर्पण हमने बना दिया, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे क्या है, सी है। ठीक है दोस्तों, अब बताइए फोकस दूरी कितना दिया, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर है, और अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा गया है 10 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु कहीं यहाँ रखी गई होगी। अब बताइए दोस्तों, अब वस्तु कहाँ रखी गई है, पी और एफ के बीच में है या नहीं है,
तो पी और एफ के बीच में रहता है तो प्रतिबिंब पीछे बनता है दर्पण के पीछे, या दर्पण के पीछे कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है ना। काल्पनिक के साथ सीधा बनेगी आपका, है ना। सीधा के साथ क्या होगा, बड़ा बनेगी, है ना। अब देख लीजिए ऑप्शन कोई। ऑप्शन नंबर ए देखिए, वास्तविक, छोटा और सीधा। दोस्तों ऑप्शन पहला गलत है, आभासी, बड़ा और सीधा। दोस्तों जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है कि आभासी यानी काल्पनिक बनेगी, बड़ा बनेगी, सीधा बनेगी, है ना। वास्तविक तो उधर बनता है छोटा, ये ऑप्शन नंबर ये सब के सब क्या हो गया। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई ही होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।